साथियों नमस्कार। आज फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल कक्षा 11वीं और 12वीं में यदि आपका केमिस्ट्री विषय है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वोकेशनल कोर्स वर्मी कंपोस्टिंग के प्रयोग क्रमांक 9 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 9 की। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कृमि खाद उत्पादन, पैदावार और पैकिंग की विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन एंड पैकिंग। केचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यक कच्चा माल और मशीनरी की तरफ चलते हैं। केचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में जैविक रूप से अपघटित हो सकने वाले तथा अपघटनशील कार्बनिक कचरे का प्रयोग किया जाता है। केचुआ खाद बनाने के लिए सामान्यतः निम्न पदार्थों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसका किया जाता है? काऊ डंग यानी जानवरों का गोबर, जिसमें गाय का गोबर भी हो सकता है, भैंस भेड़ की मैंगनी, बकरी की मैंगनी और घोड़े की लिद भी उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। कृषि अवशिष्ट यानी एग्रीकल्चर वेस्टेड यानी फसलों के तने, पत्तियां तथा भूसे के अवशेष, खरपतवारों की पत्तियां तथा तने, सड़ी गली सब्जियां एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, बगीचे की पत्तियां एवं का कूड़ा करकट, गन्ने की पत्तियां और उसकी खोई। पादप यानी प्लांट रेसिड्यू, लकड़ी की छाल, छिलके एवं गुदा, विभिन्न प्रकार की पत्तियों का कचरा, घासें, सड़क तथा रिहायशी इलाकों के आसपास के पौधों की पत्तियों का कूड़ा। शहरी अवशिष्ट अर्बन वेस्ट, सूती कपड़ों के अवशिष्ट, कागज इत्यादि के अवशिष्ट, मंडियों में सड़े गले फल तथा सब्जियों का कचरा, फलों सब्जियों इत्यादि की पैकिंग के अवशिष्ट जैसे केले की पत्तियां इत्यादि, रसोई घर का कूड़ा जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके इत्यादि। बायोगैस स्लरी, बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला स्लरी को सुखाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अवशिष्ट, आसवन इकाइयों का अवशिष्ट, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का अवशिष्ट, गन्ने का बगास का तथा परिकृष्ट अवशिष्ट। मशीनरी, कार्बनिक अवशिष्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हेतु संयंत्र या यांत्रिक मशीन या कटर, कार्बनिक अवशिष्टों को मिश्रण बनाने हेतु मिश्रण मशीन, खुरपी, पावड़ा, कांटा इत्यादि, यांत्रिक छलनी, तौलने की मशीन, पैकिंग सीलिंग मशीन, पानी का छिड़काव हेतु औजार। और आगे बात करते हैं केचुआ खाद बनाने हेतु आवश्यकताएं। औद्योगिक स्तर पर केचुआ खाद बनाने की इकाई की स्थापना करने की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले इकाई हेतु स्थापना। औसतन 150 टन प्रति वर्ष क्षमता का केचुआ खाद इकाई की स्थापना हेतु लगभग 5000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनिक वेस्टेज, आर्थिक रूप से सक्षम एक केचुआ खाद इकाई हेतु लगभग 4 टन प्रतिदिन या 30 टन प्रति सप्ताह की दर से कार्बनिक अवशिष्टों की आवश्यकता होती है। संरचना 12 फीट इंटू 10 फीट इंटू 40 फीट यानी 4800 स्क्वायर फीट आकार के छप्पर लगभग 150 से 175 टन, 150 से 175 टन प्रति वर्ष केचुआ खाद बनाने के लिए पर्याप्त होता है। केचुआ खाद बनाने की बेड में पानी के छिड़काव हेतु फव्वारे का प्रबंधन, छप्पर के अंदर हवा का उचित प्रवाह का प्रबंधन, केचुआ खाद को सुखाने हेतु 12 फीट गुणित 6 फीट गुणित 1 फीट आकार के सीमेंट का पक्का फर्श, प्रसंस्करण, केचुआ खाद हेतु भंडारण की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। तो ये तो हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी केचुआ खाद बनाने के लिए। आगे बात करें हम केचुआ खाद की चरणबद्ध विधि। ये जो पूरा बताया जा रहा है आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इन सबको नोट डाउन करना होगा। तो साथियों अब आगे चलते हैं हम केचुआ खाद बनाने की चरणबद्ध विधि, कौन कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे और इस विधि के द्वारा केचुआ खाद को बनाया जा सकता है। तो यदि हमारा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यदि उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज है, फास्ट है, तो आप वीडियो को रोक कर इस एक्सपेरिमेंट को लिख सकते हैं। चरण फर्स्ट, कार्बनिक अवशिष्ट कचरे में से पत्थर, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक तथा धातुओं को अलग करके कार्बनिक कचरे के बड़े ढेलों में तोड़कर ढेर बनाए जा सकते हैं। मोटे कार्बनिक अवशिष्टों चरण दूसरा है। मोटे कार्बनिक अवशिष्ट जैसे पत्तियों का कूड़ा, पौधे के तने, गन्ने की भूसी, खोए को 2 से 3 इंच आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, इससे खाद बनने में कम समय लगता है। चरण 3, कचरे में दुर्गंध हटाने के लिए, अवांछनीय जीवों को खत्म करने के लिए कचरे को एक फूटी
1 फुट मोटी सतह के रूप में फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। चरण 4, अवशिष्ट को गाय के गोबर मिलाकर 1 माह तक सड़ने हेतु गड्ढों में डाल दिया जाता है। उचित नमी बनाने हेतु रोज पानी का छिड़काव उसमें किया जाना चाहिए। चरण 5, केंचुआ खाद बनने के लिए सर्वप्रथम फर्श पर बालू की 1 इंच मोटी पतली परत बिछाकर उसके ऊपर 3 से 4 इंच मोटी फसल के अवशिष्ट मोटे पदार्थों की परत बिछाते हैं। पुनः इसके ऊपर चरण 4 से प्राप्त पदार्थों को 18 इंच मोटी परत इस प्रकार बिछाते हैं कि इसकी चौड़ाई 40 से 45 इंच बन जाए। बेड की लंबाई को छप्पर में उपलब्ध जगह के आधार पर रखते हैं। इस प्रकार 10 फीट लंबाई के बेड में लगभग 500 किलोग्राम कार्बनिक अवशिष्ट समाहित हो जाता है। बेड को अर्धवृत्ताकार को रखते हैं जिसमें केंचुओं को घूमने के लिए पर्याप्त स्थान तथा बेड की हवा का प्रबंधन संभव हो सके। इस प्रकार बेड बनाने के बाद उचित नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहिए। तत्पश्चात इसमें 2 से 3 दिन बाद इसे छोड़ देते हैं। चरण 6, जब बेड के सभी भागों का तापमान सामान्य हो जाए तो इसमें लगभग 5000 केंचुए 500 किलोग्राम अवशिष्ट की दर से केंचुआ तथा कोकून का मिश्रण बेड के एक तरफ से इस प्रकार डालते हैं कि लंबाई में एक तरफ से पूरी बेड तक पहुंच जाए। चरण 7, संपूर्ण बेड को बारीक कटे हुए अवशिष्ट की 3 से 4 मोटी परत में चढ़ाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में केंचुए पूरे बेड पर अपने आप फैल जाते हैं। ज़्यादातर केंचुए बेड में 2 से 3 इंच गहराई में रखकर कार्बनिक पदार्थों का भक्षण कर उत्सर्जन करते हैं। चरण 8, अनुकूल आर्द्रता, तापक्रम तथा हवामय परिस्थितियों में 25 से 30 दिनों के उपरांत बेड के ऊपरी सतह पर 3 से 4 इंच मोटी केंचुआ खाद एकत्रित हो जाती है। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब केंचुए बेड की गहराई में चले जाते हैं तब केंचुआ खाद को बेड से आसानी से अलग करने के तत्पश्चात बेड को पुनः पूर्व की भांति महीन कचरे से ढक कर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने हेतु पानी का छिड़काव कर देते हैं। अब चलते हम चरण नंबर 9 की तरफ। लगभग 5 से 7 दिनों में केंचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी एक और परत तैयार हो जाती है। इसे भी पूर्व में चरण 8 की भांति अलग कर लेते हैं तथा बेड में फिर पर्याप्त आर्द्रता बनाए रखने हेतु पानी का छिड़काव किया जाता है। चरण 10, तदुपरांत हर 5 से 7 दिनों के अंतराल में अनुकूल परिस्थितियों में पुनः केंचुआ खाद की 4 से 6 इंच मोटी परत बन जाती है जिसे पूर्व के चरण 9 की भांति अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार 40 से 45 दिनों में लगभग 80 से 85% केंचुआ खाद एकत्र कर ली जाती है। चरण 11 अंत में कुछ केंचुआ खाद केंचुओं तथा केंचुओं के अंडों यानी कोकून सहित एक छोटे ढेर के रूप में बच जाती है। इसे दूसरे चक्र में केंचुए के स्रोत के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार लगातार केंचुआ खाद उत्पादन के लिए इस प्रक्रिया को हम दोहराते रहते हैं। चरण 12 एकत्र की गई केंचुआ खाद से केंचुए के अंडों में अवयस्क केंचुओं तथा केंचुओं द्वारा नहीं खाई गई है पदार्थों को 3 से 4 मेस आकार की छलनी में छानकर अलग कर लेते हैं। चरण 13 अतिरिक्त नमी हटाने के लिए छनी हुई केंचुआ खाद को पक्के फर्श पर फैला देते हैं जब तक कि नमी लगभग 30 से 40% रह जाती है तथा इसे एकत्र कर लेते हैं। चरण 14 केंचुआ खाद को प्लास्टिक SDPE थैली में सील करके पैक कर लिया जाता है ताकि इसमें नमी कम न हो। केंचुआ खाद की छनाई व पैकिंग। क्यारियों में से खाद अलग करने के पश्चात 3 से 4 दिन तक उसे छाया में सुखाया जाता है जैसा कि अभी हमने चरण नंबर 13 में कहा। इसके बाद 3 मीटर छिद्र की छलनी में खाद को छान लिया जाता है। छनाई करते समय छोटे केंचुए यानी कोकून तथा अन्य अनुपयोगी सामग्री खाद से अलग कर ली जाती है जैसे चरण 12 और 13 में पढ़ा। छनाई के बाद खाद को छोटे छोटे थैली में भर लिया जाता है। थैलियों में भराई के समय केंचुआ खाद में नमी की मात्रा 15 से 25% रहना चाहिए। केंचुआ खाद का भंडारण। केंचुआ खाद बनाने के बाद अधिकांश लोग इसके रखरखाव और भंडारण पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। नतीजन इस खाद में भौतिक व जैविक गुण नष्ट हो जाते हैं और ये पौधों के लिए अधिक प्रभावशाली और लाभकारी नहीं रहती है। केंचुआ खाद के उचित रखरखाव हेतु खुले भंडारण के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखें। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उसकी तरफ चलते हैं हम। केंचुआ खाद में पाए जाने वाले असंख्य सूक्ष्म जीवों के कोकून तथा अंडों की जीवित व सक्रिय रखने के लिए इसमें 25-30% के आसपास नमी बनाए रखना आवश्यक होती है। इसलिए इसमें पानी का छिड़काव करते रहें। वर्मी कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर ढेर में रूप में भंडारित ना करें।
खुला रहने से इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु, कोकून और अंडे तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। अतः भंडारण सदैव छायादार व अंधेरे वाले स्थान पर ही करें। यदि कंपोस्ट का अधिक समय तक भंडारण करना हो तो नम व छायादार स्थान पर उचित आकार के गड्ढे बनाकर गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट भरकर सूखी घास एवं बोरियों से ढक देते। आवश्यकता अनुसार होने पर सूखी घास व बोरियों पर पानी छिड़क कर उसमें नमी बनाए रखते हैं। इस तरह कंपोस्ट का भंडारण करने से उसके पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म तत्वों की क्रियाशीलता सुरक्षित बनी रहती है। वर्मी कंपोस्ट को यदि कमरे में भंडारित करते हो तो पहले कमरों तथा खिड़कियों को अच्छी तरह से सफाई करें और खाद भरने के बाद दरवाजों तथा खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर दें। यदि कमरे में रखी कंपोस्ट की बोरियां ढका दी जाए तो खाद की तह की ऊंचाई में सिर्फ 2 फुट रखी जाए तो कंपोस्ट अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। एक लेआउट डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि केचुआ खाद का भंडारण और परिवहन कैसे किया जाता है। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, पूरा जो आर्टिकल्स है, ये इसका संपादन और संकलन डॉक्टर शाहिनी तबस्सुम और डॉक्टर कृष्णचंद्र के द्वारा किया गया था और ये राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कृषि मंत्रालय भारत सरकार CBI एकेडमी के पास सापुड़ा रोड, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से ये पूरा आर्टिकल हमें प्राप्त हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल बनाने में योगदान है संपादन और संकलन का डॉक्टर शाहीन तबस्सुम, डॉक्टर कृष्णचंद्र का है। तो साथियों, आई होप ये जो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कृषि मंत्रालय भारत सरकार इस साइट से जाकर इस पूरे आर्टिकल को देख सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरी जानकारी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको नोट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए फिर नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।